अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस सर्जरी का एक तरह से आगाज़ कर दिया है जिसका जिक्र हमें वर्ल्ड कप के दौरान ही जो है सुनने को मिल गया था कि अब एक बड़ी जो है वो सर्जरी होगी पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और उसका आगाज़ जनाब किया गया है एक ऐसी शख्सियत को हटाकर जो कि चेयरमैन पीसीबी के ही बहुत करीबी समझे जाते थे, यानी कि वहाब रियाज साहब। चेयरमैन पीसीबी जो आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब, उनके जब वो इंटरिम सीएम थे उनके दौर में मुशीर थे वहाब रियाज साहब, फिर चीफ सेलेक्टर बने, फिर सीनियर मैनेजर बने। लेकिन बड़े दिलचस्प बात यह है कि सबसे पहले जो एक वर्ल्ड कप के बाद पहली बरतरफी सामने आई है वो वहाब रियाज साहब की है और उनके साथ साथ अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दिया गया है। इसकी वजूहात जो हैं वो हम ज़रूर जानेंगे कि 60 रुकनी सिलेक्शन कमेटी मौजूद थी, लेकिन सिर्फ वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को ही क्यों ओहदे से हटाया गया। वहाब रियाज का रद्द अमल भी सामने आ गया, आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आई डोंट एग्री विद द स्टेटमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबाउट एडिंग प्रेशर टू द मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। और उसके बाद वो कहते हैं आई विल बी इशूइंग माई स्टेटमेंट टुडे इवनिंग। और वहाब रियाज से हमने भी रब्ता किया कि अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो डॉन न्यूज़ के इस प्रोग्राम रीप्ले के ज़रिए वो अपना मौक़िफ़ भी जो है वो दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक आज सुबह प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें बताया गया कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक मज़ीद जो है वो अब दरकार नहीं है। और साथ कहा गया कि द पीसीबी प्रोवाइड फर्दर अपडेट्स ऑन द सिलेक्शन कमेटी कंपोजिशन इन द ड्यू कोर्स। इसके अलावा मीडिया में मुख्तलिफ खिलाड़ियों के हवाले से भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि कुछ कोचेज़ और इसके साथ साथ मैनेजमेंट ने उन खिलाड़ियों के रवैये के हवाले से भी शिकायत की। इस हवाले से तफसीली बात करेंगे, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गुलाम मुर्तज़ा और साथ साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ़। लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले देखिए रीप्ले हेडलाइंस। सो जनाब इस सर्जरी का आगाज़ जो है वो वहाब रियाज साहब की इस बरतरफी से हुआ है और हम कोशिश करेंगे अगर वो भी अपना प्रोग्राम में मौक़िफ़ देना चाहें तो ज़रूर दें। लेकिन हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से पहले मैं पूरी डिटेल हासिल करता हूँ, फिर हम अब्दुल रऊफ़ का तज़किया हासिल करेंगे जो कि उस मीटिंग में भी मौजूद थे जहाँ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से मौजूद थे। गुलाम मुर्तज़ा बहुत ज़्यादा क्लोज समझे जाते थे, वहाब रियाज साहब के मुशीर भी रहे जब मोहसिन नकवी साहब इंटरिम सीएम थे। फिर हमने देखा कि उनके चैनल पे भी आपको याद है बतौर मुबस्सिर वो वर्ल्ड कप और कुछ आई थिंक मुझे याद पड़ता है 1-2 प्रोग्राम से बैठते थे। और उसके बाद फिर वो सीनियर मैनेजर बने, चीफ सिलेक्टर बने, बड़ा ट्रस्ट लगता है उन पर था। लेकिन सबसे पहला जो ओहदा है वो ये जो है उसको फारिग किया गया है और फिर अब्दुल रज़ाक को। मेरा सवाल कल जब आपने खबर फाइल की थी तब भी यही था कि सिर्फ 7 में से 5 बाकी सिलेक्शन कमेटी के रुकन अलग रखे गए हैं, 2 को सिर्फ फारिग किया गया है। इसकी वजह क्या है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जब वो निगरान वज़ीर आला पंजाब थे तो तब मशीर वज़ीर खेल पंजाब वहाब रियाज को बनाया गया था। तो उस वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा कुछ जवाबित भी थे। लेकिन जैसे वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने तो उसके बाद उन्हें वो सिलेक्टर बनाया गया था। उससे पहले वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर थे, लेकिन मोहसिन नकवी ने उन्हें सिलेक्टर बनाया। 4 और पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर जिसमें शामिल थे सिलेक्शन कमेटी में। तो हमारी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ओहदेदारान से बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उनको हटाने की वजह ये थी कि जो वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ने जिन खिलाड़ियों की सिफारिश की थी कि जिन्हें कहा था कि टीम में शामिल किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बुरी थी। ना सिर्फ वर्ल्ड कप में बल्कि आयरलैंड में और इंग्लैंड के टूर में भी उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी। तो इस वजह से उनके जो मुंतखब किए हुए खिलाड़ी हैं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट अब्दुल रऊफ़ को भी मैं शामिल करूंगा प्रोग्राम में, चूंकि क्रिकेटिंग हवाले से मैं उनका मौका जरूर लूंगा। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा, जब आपको याद है आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में बैठे थे और ये शायद एक बड़ी अनहोनी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहाँ कोई चीफ सिलेक्टर नहीं था, जहाँ पे वहाब रियाज और मोहम्मद यूसुफ मुझे याद पड़ता है बीच में बैठे थे अब्दुल रज़ाक के साथ, बिल्कुल कोने पे असद शफीक थे। इसी तरह वो जो 5वें मेंबर हैं आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है, ये तस्वीर मैं प्रोड्यूसर साहब को बोलूँगा कि दोबारा दिखाएं। सो ये तमाम अहबाब उस वक्त तो एक पेज पे दिखाई दे रहे थे। अब बोर्ड की ये बात ठीक हो सकती है जो आप भी बता रहे हैं कि चलें जी वहाब रियाज का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, या मुझे लेकिन ये बात भी समझने से मेरा जहन कासिर है कि मोहम्मद यूसुफ एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का। आपको याद है माजी में भी जब कभी ऐसा मामला आया जहाँ पर उनकी ईगो पर या उनकी समझ सकते हैं ना किसी तरह से उनके ऊपर आँच आने लगी तो उन्होंने वो ओहदा ही छोड़ दिया। मोहम्मद यूसुफ वहाब रियाज के साथ बैठे हैं, आपको अब्दुल रज़ाक साहब भी दिखाई दे रहे हैं, असद शफीक भी, आई थिंक वो जो 5वें मेंबर उनका नाम मुझे कंफर्म कर दें जो स्टैट्स वगैरह देखते हैं पंजाब गवर्नमेंट में थे, बिलाल अफजल साहब। तो ये उस वक्त तो कोई नहीं बोले। अब ये वहाब रियाज साहब भी ये फरमा रहे हैं कि मेरे ऊपर ये तासुर बिल्कुल ठीक नहीं है
कि मैं जो है ना इस मामले पर जो है वो अपना मौक़िफ़ दूंगा। सो ये बात समझ में थोड़ी सी नहीं आ रही। गफ्फार भाई, आपको याद होगा कि जब वर्ल्ड कप जाने से पहले एक दिन पहले जो सिलेक्शन टीम अनाउंस करनी थी, पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस करना था, उससे पहले भी एक इसी तरह की बात सामने आई थी कि कुछ सिलेक्टर्स जो हैं वो एक पेज पे नहीं है। इसी वजह से कौमी टीम की जो इंतखाब था उसका ऐलान था वो रोक दिया गया था कुछ देर के लिए। तो उसके बाद वो सिलेक्टर्स ने आपस में मुशावरत की थी। तो इस तरह की कुछ चीजें पहले ही डिस्कस वो सामने नजर आती रही थी। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कोई भी आता है तो वो कहते हैं कि हम तमाम लोग एक पेज पे हैं। और ये भी बात सामने आई थी, कुछ तहफ्फुज़ात थे कुछ सिलेक्टर्स के, कुछ खिलाड़ियों के हवाले से, लेकिन उस टाइम पे वो रिजॉल्व नहीं हुए क्योंकि 4 पाकिस्तान के साबिक टेस्ट प्लेयर थे और बाकी उनमें डाटा एनालिस्ट, कोचेज और कप्तान की मुशावरत भी शामिल थी। तो उस टाइम पे कुछ आपस में था कि इन खिलाड़ियों को नहीं शामिल करना चाहिए, इनको करना चाहिए। तो कुछ जब आयरलैंड इंग्लैंड का दौरा भी हुआ तो उसमें परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नहीं थी, तब भी कुछ कहते हैं कि हाउ कैन आई वोट और एंड डोमिनेटेड, जबकि सब तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। अब्दुल रऊफ साहब अगर आ गए तो प्लीज़ उनको भी प्रोग्राम में हम शामिल कर लेते हैं, उनकी भी राय लेते हैं कि उनका इस मामले पर क्या कहना है। लेकिन आपने भी सारी ये ऊंच नीच कवर की है गुलाम मुर्तज़ा पिछले 7-8 सालों में। जब भी कोई वर्ल्ड कप के बाद ऐसा कुछ होता है तो पूरी सिलेक्शन कमेटी घर जाती है, और यहाँ तो खैर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पिछले 4 साल में 4 चीफ सिलेक्टर आए। शायद ये पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि आधी सिलेक्शन कमेटी रखी गई है, आधी जो है वो जो नहीं रखी गई। मुझे तो इससे पहले याद नहीं पड़ता ऐसा। जी बिल्कुल, इस पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी सिलेक्शन कमेटी को उनके ओहदे से हटाया नहीं गया, पूरी सिलेक्शन कमेटी को फारिग नहीं किया गया। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो हमारे कोचेस हैं जिनमें गैरी क्रिस्टन है और असिस्टेंट कोच है अजहर महमूद, उनकी जानिब से भी कुछ रिपोर्ट्स दी गई थी। तो वो भी एक मैनेजर जो रोल था वो भी बेहतर तरीके से अदा नहीं हुआ था। तो ये भी एक वजह थी कि इनको हटाने का ये भी एक मकसद था। और दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जब तमाम तर जो तहकीकात की गई तो उसके बाद मुशावरत करने के बाद, तस्दीक करने के बाद कुछ शिकायत भी सामने आई थी, तो तब ये फैसला लिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कुछ जराए हमें ये बताते हैं। अब वहाब रियाज की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम जो लोग थे सिलेक्शन कमेटी में वो तमाम एक पेज पे थे। हम लोग जो भी निगोशिएशन जिन प्लेयर्स पे डिस्कस करते थे वो उसके बाद सारे जो मेंबर थे सिलेक्शन कमेटी के, तो उसके ऊपर वो राजी होते थे, फिर वो सिलेक्शन की जाती थी। ये वहाब रियाज का मौकफ है। और थोड़ा सा हमें इंतजार हम करेंगे तो आज शाम को वहाब रियाज की जानिब से एक बाकायदा तौर पे शायद वीडियो पैगाम जारी किया जाएगा, उसमें वो बताया जाएगा कि क्या वजह हुई थी। तो वहाब रियाज का मौकफ भी उसमें सामने आ जाएगा। तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये ये बताते हैं कि कुछ इस तरह के तहफ्फुज़ात थे, कुछ लोगों ने शिकायत भी की। अच्छा, मैं इससे पहले कि अब्दुल रऊफ साहब की तरफ बढ़ूं और मैं उनका मौकफ लूं, एक और भी आज सुबह प्रेस रिलीज आ गया या खबरें आ गई, शायद प्रेस रिलीज तो नहीं आया, खबर आई, आपने भी रिपोर्ट की कि सीनियर मैनेजर के तौर पे भी वहाब रियाज और फिर मंसूर राना साहब जो टीम मैनेजर मौजूद थे उनको भी जो है वो ओहदे से फारिग किया गया। और इसकी वजह यह है कि बहुत सारे जो डिसिप्लिन के मामला थे उन पे बड़े सख्त हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ खिलाड़ियों का डिसिप्लिन ठीक नहीं था बट कोई एक्शन लिया नहीं गया। ये क्या मामला है? चूँकि परफॉर्मेंस एक तरफ है, अब आप जल्दी से बता दें कि मतलब आपके ख्याल में वो कौन से डिसिप्लिन के वाक़यात ऐसे थे जिन पर कोई फौरी रिएक्शन नहीं दिया गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर ये पहले स्टेप लिया। इस पर खिलाड़ियों से शुरुआत नहीं हुई, सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट हुई है। फिर मैं अब्दुल रऊफ को भी प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। जी गुलाम मुर्तज़ा जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हायर ऑफिशियल की जानिब से कहा गया कि जो ना सिर्फ वर्ल्ड कप बल्कि आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे में भी डिसिप्लिन के बहुत ज्यादा मसाइल सामने नजर आए थे, जिसकी वजह से वो जो हमारे सीनियर मैनेजर थे और मैनेजर थे वो दोनों टैकल नहीं कर पाए थे। तो ये वजह थी उनको उनके मैनेजर रोल से हटाने के लिए। और कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनको जो डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करते थे उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया गया। आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी टीम हारी थी, उसके बावजूद उसी रात को भी पाकिस्तान के प्लेयर्स बाहर जा रहे थे। तो बहुत सारे इस तरह के मसाइल मैनेजर भी रोल बेहतर तरीके से मैं आपसे मजीद बात करता हूँ और कुछ चीज़ें आपसे पूछनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त एक हंगामी सी सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बन गई है, बहुत तनाज़ात। अब वहाब रियाज का वीडियो पैगाम भी किसी वक्त आने वाला है। अब्दुल रऊफ आप उस मीटिंग में शामिल थे, उसके बाद हुआ ये कि शुरुआत जो है वो मैनेजमेंट से हुई है, यानी कि 2 सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स को फारिग किया गया, 5 मौजूद हैं इंक्लूडिंग आपके जो कप्तान है बाबर आजम और आपके हेड कोच गैरी कर्स्टन, लेकिन सिर्फ वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को घर भेजा गया। नंबर 2,
कहा जाता है जी सीनियर मैनेजर के तौर पे भी वहाब रियाज और मंसूर राना जो कि मैनेजर थे, डिसिप्लिन के वाकयात तो कंट्रोल ना करने पर उनको भी फारिग किया जाता है। ये जो सर्जरी की बहुत बात हो रही थी, इसकी शुरुआत पहले मैनेजमेंट से और सिलेक्शन कमेटी से हुई है, खिलाड़ियों तक बात नहीं आई। आपकी क्या राय है, क्या ये जो शुरुआत हुई है यहीं से होनी चाहिए थी या फिर पहले टीम पर हाथ डालना चाहिए था? देखिए, मैं बेस पे बात करूंगा और मैं एक हाँ। परमानेंट बात करूंगा। मैं ये जो छोटी छोटी सर्जरीज और इस किस्म की ये बिग चेंजेस है, इस पे बात नहीं करूंगा। जी। सबसे पहले तो मैं वन मैन शो के अगेंस्ट हूँ। आपको याद होगा कि जब मिसबाह हक को शहरियार खान ने वन मैन शो सारा कुछ दे दिया था, तो मैंने कहा था कि ये बहुत ही रॉन्ग है। एक आदमी कभी भी अच्छा ब्रेन नहीं हो सकता, ना भी सारे चला सकता है। उसके बाद हफीज की बारी आई, उसको सारा कुछ बता दिया गया। उससे पहले इंतजामुल हक का आपने देखा कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट का अन्नदाता बनाया गया, और जो अभी क्रिकेट का हाल है, मेरा ख्याल है कि वो उसी का शख्स आना है। उसके बाद अभी वहाब रियाज को सब आल इन आल बना दिया गया था। तो ये वन मैन शो पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पाकिस्तानी नेशन को समझने वाली है, वो ये है कि डिसिप्लिन एक्शन की जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होती है, डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स आते हैं, प्लेयर पावर बन जाती है, ग्रुपिंग बन जाती है, वो किस वजह से होती है? वो आपकी इलिटरेसी की वजह से होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हायर मैनेजमेंट होती है उनकी, वो जब नया लोगों को एक ओहदे पर बिठाते हैं और उनको फिर ओब्लाइज करते हैं, तो फिर जो आगे प्लेयर्स पावर होती है वो उनका बेनिफिट उठाती है और वो उठाती रहेगी। देखिए, जब आपको पता होगा कि एक आदमी मेरिट पर आया, एक आदमी एल है, एक आदमी हाईली एजुकेटेड है, और ये आदमी एक मेरिट पर आया, बाईपास करके सिस्टम को नहीं आया, किसी लॉबी का हिस्सा बन के नहीं आया, किसी चेयरमैन है या किसी पॉलिटिशियन ने इसको ओब्लाइज नहीं किया, तो फिर प्लेयर्स को भी पता होगा कि ये मेरिट पर लगा हुआ आदमी है और ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और वो भी अपने दायरा इख्तियार में रहेंगे। जब आप बाईपास करके सारा सिस्टम इनकम्पिटेंट लोगों को आगे लाएंगे और उनको बड़े बड़े ओहदों पर डाल देंगे, ना उनका मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होगा, ना उनका स्पोर्ट्स साइंसेज का एक्सपीरियंस होगा, ना उनका किसी दूसरे मामला को चलाने का एक्सपीरियंस होगा, तो फिर ये आप जितने मर्जी चेंजिंग कर लें, जितनी सिलेक्शन कमेटियां बदल लें, मैनेजमेंट बदल लें, कोचिंग स्टाफ बदल लें, अंदर जो मर्जी कर लें, आपका ये सिस्टम उधर का उधर ही खड़ा रहेगा। ठीक है रऊफ, मैं पुराने में ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक से वापस आके मैं जरूर पूछूंगा कि आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि जब मिसबाहुल हक को बनाया गया, इख्तियारात दे दिए गए, फिर वहाब रियाज बड़े अरसे तक डोमिनेट लगता है करते रहे, लेकिन सबसे पहले उनकी छुट्टी की गई। तो हमारे यहाँ ये होता क्यों है? क्या प्रोसेस फॉलो नहीं होते हैं? हम इंटरव्यूज़ नहीं कर सकते? ठीक है, गौतम गंभीर का ज़रूर अपॉइंट हुए और वो फेवरेट थे, लेकिन वहाँ भी एक और जो है ना कोच का इंटरव्यू ज़रूर किया गया था और उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट हुई है गौतम गंभीर की। हमारे यहाँ ये सब कुछ क्यों नहीं हो सकता? डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। आपको याद है रऊफ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड कप से पहले, तो तभी हमने कहा था कि कोई चीफ सिलेक्टर नहीं है, और जब अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, हसन शफीक सब साथ बैठे थे, तो कोई एक सवाल का जवाब दे रहा था, कोई दूसरा दे रहा था। ऐसी सूरत हाल में आपको क्या कहना है, क्या ऐसा पॉसिबल है, चूँकि आप भी क्रिकेट को समझते हैं, कि जब इतने भारी भरकर नाम हो और बाद में सिर्फ 2 खिलाड़ियों के हवाले से ही बातचीत आए? वहाब रियाज ने भी कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें होती हैं, मिनट्स होते हैं, अप्रूवल्स होती हैं, तो सिर्फ मेरा नाम कैसे आ सकता है? जी, आवाज आ रही है आपको? जी रऊफ। जी, बात ये कि देखिए कि जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो आपको आपके जो भाई जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे वो वहां पर बैठे हुए थे और उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे रिगार्डिंग वर्ल्ड कप के हवाले से। क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले में, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले में और उनकी जो करंट फॉर्म है उसके हवाले से उनसे क्वेश्चन पूछे थे। मगर जिस तरीके का नॉन सीरियस एटीट्यूड था, ये जिस 5 सेक्टर्स आपके वहां पर बैठे हुए थे, वो सिर्फ मैंने नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान उसका विटनेस है। वो लग रहा था कि जैसे कोई स्टेज ड्रामा चल रहा है और वहां पर आगे कोई स्टेज एक्टर बैठे हुए हैं और वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं जो उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जब आपकी सीरियसनेस का ये हाल है, और तो मेरा ख्याल है कि फिर जो उसमें जो इल्जाम आता है वो उसी पे आता है जिसने इन लोगों को अपॉइंट किया, जिसने इनकी मंजूरी दी। और मेरा ख्याल है कि चेयरमैन को मिसगाइड किया गया कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बड़े ये माइंड है और इनके बहुत हाई क्वालिफाइड है और बड़ी इनकी क्वालिफिकेशन है और बहुत इनकी विजन है और बहुत इनका ग्रिप है। हालांकि एक्चुअल अगर ग्राउंड रियलिटीज देखी जाए और अगर 20-25 साल का पिछला पास्ट ट्रैक और पास्ट रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए, तो बिल्कुल किसी चीज पर ये लोग, ना तो ये इनकी अहलियत है, ना इनकी क्वालिफिकेशन है, ना ये डेवलपमेंट का इन्होंने कोई काम किया, ना ये इन्होंने इनकी कोई इतना बड़ा वो क्रिकेट ब्रेन थे जिस तरह इंडिया में रॉयल ड्राइवर या बाकी लोग थे। तो फिर भी उसके बावजूद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक था, उन्होंने इनको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो मेरा ख्याल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्रिकेट बोर्ड पे आती है कि बगैर सोचे। यहाँ पे कतई कलाम में आपसे एक सवाल है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पास रिकॉर्ड जो कहता है, लेकिन अब
एक अवामी सतह पर या अमूमी सतह पर बात करें, मैं आपकी बात को बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, ये दोनों तो खैर वेटरन हैं। फिर वहाब रियाज रिसेंटली रिटायर, अच्छी खासी क्रिकेट खेले हुए। असद शफीक ने कुछ 70 टेस्ट खेले हुए। तो आम तौर पर तो ये समझा गया कि बड़े कोई अच्छे और मंझे हुए लोग सिलेक्शन कमेटी में आ गए हैं। आपके ख्याल में इसका अल्टरनेट क्या था? आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, ये पूरी दुनिया के जो क्रिकेट बोर्ड होते हैं इस तरीके से नहीं चलते। इनसे ज्यादा क्रिकेट सुनील गावस्कर ने खेली हुई है, सचिन तेंदुलकर ने खेली हुई है, आयन बोथम ने खेली हुई है, विव रिचर्ड ने, माइकल होल्डिंग ने, उन लोगों ने कितनी दफा आपने उनको देखा है इन लोगों को उनके क्रिकेट बोर्ड में इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हुए। वो एक उनका थिंक टैंक होता है। यही तो मैं बात करता हूँ कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है कि जो आपका विजनरी ग्रुप और थिंक टैंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बैठा होता है वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो देखता है कि इनका 20-25 साल का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर इनको रीजन की कैप्टनसी दी गई या पाकिस्तान की कैप्टनसी दी गई तो ये कितने सीरियस थे। इन्होंने अपने क्लब से, इन्होंने अपने इलाके से, डिपार्टमेंट से, रीजन से कितने बच्चों को डेवलप करके सामने लाए हैं, कितनों की इनकी मेंटल ग्रूमिंग की है, साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग की है, इनका नॉलेज क्या है, इनका विजन क्या है, इनकी एजुकेशन क्या है। देखे ना कि बेसिकली जो क्रिकेटर्स होते हैं और हमारे कंट्री में, हमारा तो बाकी कंट्रीज के साथ एक तो वैसी एजुकेशन का जमीन आसमान का फर्क है और ऊपर से ये बिल्कुल भी। अच्छा रोफ, आपने एजुकेशन की जो बात की इस पे मैं आपसे सवाल करूं। मैंने सुना है कि मीटिंग के अंदर कोई बात हुई थी एजुकेशन के हवाले से और कुछ ऐसी बात हुई और उसके बाद आपने उसके ऊपर एतराज़ उठाया कि जी हम तो पढ़े लिखे क्रिकेटर मौजूद हैं। ये क्या वाकया जो मीटिंग के अंदर हुआ? आपने इसका कल जिक्र किया था, लेकिन डिटेल बता दें। आप सुना है काफ़ी इस पर आपने बात की है। जी, अब्दुल रऊफ जो है हमारे साथ, उनका शायद राब्ता जो है वो किसी टेक्निकल वजूहात की बिना पर जो है वो मुनक़ता हुआ है। गुलाम मुर्तज़ा से पूछ लेता हूँ। गुलाम मुर्तज़ा, ये अब होना क्या है? बेसिकली ये जो शुरुआत तो हो गई, जिसको कहते हैं ना सर्जरी, जिसका बड़ा वेट हो रहा था, ये शुरू तो हो गई, पर ये इसका अगला स्टेप क्या है? पाकिस्तान टीम तक और फिर नई सिलेक्शन कमेटी तक बात कब पहुंचेगी? जी, इसके आगे बहुत सारे ऐसे अवामिल और ऐसे इकदाम है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लान किए हुए हैं, क्योंकि गैरी क्रिस्टन, जैसन गिलेस्पी और अजहर महमूद ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से 2 मुलाकातें कर ली हैं। उसमें आइंदा का जो लाया अमल है वो बना लिया गया है और हम देख रहे हैं क्योंकि अभी तो मैनेजमेंट के लोगों को उनके ओहदों से हटाया है, तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डिडक्शन होगी, उनकी कैटेगरीज को चेंज कर दिया जाएगा। उनके बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म किया जाएगा। तो इस हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कुछ इकदाम किए जा रहे हैं कि परफॉर्मेंस के बुनियाद पर बहुत सारी तब्दीलियां भी की जाएगी, क्योंकि आगे T20 जो सीरीज है वो नजदीक फ्यूचर में नहीं है। तो इस वजह से अभी हमें वो चीजें नजर नहीं आएंगी, लेकिन थोड़ी देर तक बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनका फ्यूचर हम देखते हैं कि वो ब्राइट नहीं है, तो वो लोग आपको वो सारी चीजें नजर आएंगी। खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट भी रिव्यू होंगे, उनकी फिटनेस के ऊपर भी बात की जाएगी। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते और सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाएगी। तो ये बहुत सारे फैसले अभी आइंदा चंद रोज में उसका फैसला हो जाएगा। अभी मैनेजमेंट के लोगों को फारिग किया, इसी तरह पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है उनके कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म किए जाएंगे। ठीक है, पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर मैं रोक से जरूर पूछूंगा कि तो वे फॉरवर्ड हमें आगे कैसे बढ़ना है। बात करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। जहां तक बाबर का ताल्लुक है, बाबर को मेरे ख्याल में हमने भी कप्तानियां की, हमारे साथ यूनुस खान ने, मिसबा, सब ने कप्तानी की। इतना खुला चांस किसी कप्तान को नहीं मिला, वरना जैसी वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है सबसे पहले कप्तान के ऊपर छुरी पीरी जाती है। तो आई मीन कि उसको ने तो 3 वर्ल्ड कप, 2-3 वर्ल्ड कप, 2-3 एशिया कप, T20, काफी जबरदस्त मौका मिला है उसको। मेरे ख्याल में बाबर को अगर रखना है तो आप मेरे ख्याल में काफी अरसा हो गया, बड़े चांसेस दिए हैं। अब जो भी सर्जरी करनी है वो एक ही दफा सर्जरी करे और जो भी लेके आ रहे उनको पूरा टाइम दे। मुझे तो अभी पता चला कि सर्जरी सिलेक्शन कमेटी हुई कि अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को सिर्फ उन्होंने साइड पे किया है। तो ये वाली सर्जरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे समझ नहीं आई। वहाब रियाज के हवाले से, अब्दुल रज़ाक के हवाले से गुलाम मुर्तज़ा शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आई। तो कप्तानी तक जो सफ़र है, यानी कि जिस पर शाहिद अफरीदी भी इस बारे में इशारा कर रहे हैं कि बाबर आजम को काफ़ी मौके मिले हैं, आपकी क्या राय है? आपके पास क्या खबर है गुलाम मुर्तज़ा कि क्या कप्तान की तब्दीली भी ऑन द कार्ड्स है या बात सिर्फ मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी तक ही महदूद रहनी है?
नहीं, बात सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि खिलाड़ियों तक भी पहुंचेगी। कप्तानी के हवाले से भी डिस्कशन जारी है। दोनों जो हमारे कोचेज हैं, रेड बॉल और वाइट बॉल के, जैसन गिलेस्पी, गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद, चेयरमैन पीसीबी से वक्तन फवक्तन मुलाकातें कर रहे हैं। और जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज में भी इसी तरह की मुलाकातें जारी रहेंगी और वो काफी अरसे के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें फ्री हैंड दे दिया है। कप्तानी के हवाले से भी वो फैसले करेंगे, टीम में सिलेक्शन के हवाले से भी वो फैसले करेंगे, फिटनेस के हवाले से भी। क्या फैसले हो सकते हैं गुलाम मुर्तजा? $1 मिलियन सवाल यही बना हुआ है कि गैरी कर्स्टन क्या फैसला कर सकते हैं। जैसन गिलेस्पी तो अभी पाकिस्तान आए हैं, शायद अभी वो उस पोजीशन में नहीं है, पर गैरी कर्स्टन तो सब कुछ देख कर आए हैं, वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। क्या आपको लगता है कि व्हाट इज़ द पॉसिबल आउटकम? जी, कप्तानी की तब्दीली भी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की जो है वो बेहतर नहीं रही थी। लेकिन अभी क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज है बांग्लादेश के खिलाफ, तो बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है उसकी अनाउंसमेंट से पहले ऑलमोस्ट ये फैसला कर लिया जाएगा कि बाबर आजम आया के कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये फैसला लिया गया था कि वाइट बॉल के लिए बाबर आजम को चैंपियन ट्रॉफी तक कप्तान बनाया जाएगा। ये वर्ल्ड कप से पहले फैसला लिया गया था। तो अभी क्योंकि थोड़ा वक्त है हमारी वनडे क्रिकेट में भी, T20 क्रिकेट में भी, इस वजह से अभी वक्ती तौर पे फौरन फैसला कप्तानी की तब्दीली। चलिए देखते हैं, सर्जरी का आगाज तो हो गया मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, लेकिन सिलसिला कहाँ तक जाता है, क्या कंक्रीट स्टेप होते हैं जो कहते देर है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यूरो फुटबॉल कप की बात करेंगे। कल स्पेन ने अपना मैच जीता, आज इंग्लैंड नीदरलैंड मुकाबिल होंगे, डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, जर्मनी में जारी यूरो कप 2024 अब अपने बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में। कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने इंतहाई दिलचस्प मुकाबले के बाद जो है वो शिकस्त दी, और हम देखते हैं कि फ्रांस की टीम जो है वो एम्बापे की टीम वर्ल्ड कप इस यूरो कप से बाहर हुई। आज नीदरलैंड्स और इंग्लैंड वो दो टीमें मद्दे मुकाबिल हैं जो ज़माना हुए को बहुत बड़े टूर्नामेंट नहीं जीते। 66 में इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता था, बट यूरोप उसके बाद नहीं जीते, वर्ल्ड कप नहीं जीते। नीदरलैंड फाइनल्स में ज़रूर आया पिछले 20 सालों में, लेकिन टाइटल नहीं जीत सके। शरियार खुर्रम हमारे साथ मौजूद है, रोज़ की तरह हमारे फुटबॉल एक्सपर्ट। शरियार, ये प्रॉब्लम रहा है इन दोनों टीमों का कि ये पहुँचते हैं नॉकआउट स्टेजेस तक, बट देन दे नॉकड आउट। तो आज में से किसी एक को फिर बाहर होना है। हाउ यू सी दिस इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड्स? और एक बहुत ज़्यादा बात होती है कि इंग्लैंड बहुत बड़ा फुटबॉल नेशन है, बहुत ज़्यादा बात होती है। इसी तरह स्पेन की हमारे पास फुटेज चल रही है, 0-1 से 2-1 जीते हैं, और ख़ासतौर पर जो आई थिंक यमाल का गोल था वो याद रखा जाएगा। जी भाई, एब्सोल्युटली ऐसा ही। आज बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है एक्चुअली। अगर जैसे फुटबॉल प्यूरिस्ट होते हैं ना, उनके लिए बहुत मजे का मैच है, बिकॉज बहुत सारे रीजंस हैं। दोनों टीम्स बहुत टैक्टिकल हैं, ठीक है जी, दोनों टीम्स बहुत टैक्टिकल हैं, दोनों की बैक थ्री हैं डिफेंस में। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैट ही बताता चलूं कि इंग्लैंड के जो लास्ट 9 जो मैचेस रह चुके हैं ना नीदरलैंड्स के साथ, उनमें से सिर्फ ये एक मैच जीते हैं 2018 में, वो भी एक फ्रेंडली था। तो 4 ड्रॉ किए हैं, 4 हारे हैं ये लोग इंग्लैंड अगेंस्ट नीदरलैंड्स। लेकिन आपकी भी वाली बात, नॉकआउट गेम है। मैं इस गेम को देखता हूँ एक 90 मिनट्स में मैच होगा और एक होगा 90 मिनट्स के बाद, यानी एक्स्ट्रा टाइम में। बिल्कुल। अगर नीदरलैंड्स ने, जैसा पैटर्न चल रहा है इस वर्ल्ड कप में, वो लोग भले एक गोल कंसीड कर लेते हैं लेकिन वो डरते नहीं है, वो घबराते नहीं है, वो फिर आके जीत जाते हैं। 2-1 उन्होंने हरा चुके हैं, पोलैंड को भी हरा चुके हैं, और क्वार्टर फाइनल में टर्की को भी हरा चुके हैं। जी जी, नीदरलैंड घबराता नहीं है। तो इनका ये सीन है, अगर 90 मिनट्स के अंदर ही नीदरलैंड्स ने इंग्लैंड को हरा दिया तो हरा दिया। अगर ये मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाता है, देन आई सी इंग्लैंड विनिंग, बिकॉज इंग्लैंड मास्टर्स हैं एक्स्ट्रा टाइम में जाके पेनल्टी। चले आपकी वर्डिंग आज के मैच में जाके, लेकिन तस्करा करना जरूरी हो गया मेरे में नाइंसाफी होगी। लमिन यमाल, जिनका नाम 16 साल के यंगेस्ट बने, वो सबसे गोल स्कोरर, और क्या शानदार गोल किया, बहुत बड़े स्टार, शायद उनका एक तरह से ना प्रॉपर कहते हैं ना स्टार बॉर्न यस्टरडे। क्विकली जरा उनके मुतालिक, बहुत स्पेशल टैलेंट हैं। हाँ जी, एब्सोल्युटली। स्पेन का लड़का है, इज अ राइट विंगर, वर्ल्ड क्लास टैलेंट ऑलरेडी। आई मीन पोटेंशियल तो उसने बहुत बड़े स्टेज पे दिखा दिया कि वो वर्ल्ड क्लास टैलेंट है। तो 16 साल का है, मतलब आप इमेजिन करें जब कोविड हो रहा था
जी हाँ। तो लमीन यमाल सिर्फ 12 साल का बच्चा था। बिल्कुल, और मैंने उनकी तस्वीर भी देखी जी मैसी के साथ, उनके फैन है। मैसी ने भी कल अपनी टीम को जितवाया कोपा अमेरिका में। पर लमीन यमाल, ये नाम आपने याद रखना है, रिमेंबर द लमीन यमाल, ये नाम आप आगे बहुत सुनते रहेंगे। पुराना रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।